गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर पहले वीडियो के अंदर राष्ट्र निर्माण में कुछ बाधाओं का वर्णन किया था। आज मैं आपके सामने इन बाधाओं को दूर करने के कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए, यानी कि राष्ट्र निर्माण में जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। भारत की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र निर्माण अति अनिवार्य है। अगर हमने अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है तो इसके लिए जो हमारे देश के सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना अति आवश्यक है। और इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला है सामाजिक समानता। समाज में विशेष रूप से हिंदू समाज में प्रचलित ऊंच नीच की भावना प्रभावशाली ढंग से दूर की जानी चाहिए। हमारे हिंदू समाज के अंदर जो उच्च जाति नीची जाति की जो भावना है उसको दूर किया जाना चाहिए। जब तक वो दूर नहीं होगी उस टाइम तक हम एक राष्ट्र का निर्माण, सभ्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग और हरिजनों में किसी प्रकार की हीनता न रहे। जो पिछड़ा वर्ग है, जो हरिजन है, उनके अंदर हीन भावना न रहे और उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। कानून की तरफ से जो उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर उनको कोई परेशान करता है तो उन्हें कानून के द्वारा सजा दी जानी चाहिए। नंबर 2, समस्याओं का शीघ्र समाधान। भारत में बहुत से आंदोलन इस कारण से हिंसात्मक बन जाते हैं क्योंकि उनकी समस्या को सुलझाने का उचित प्रयत्न नहीं किया जाता। हमारे देश में समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, कोई न कोई समस्या को लेकर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन वो हिंसक उस टाइम पर बन जाते हैं जब समस्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी समस्या को सुलझाने का उचित प्रयत्न नहीं किया जाता। क्योंकि जो समस्या है उसको सही ढंग से सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती। समस्या चाहे भाषा से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो या कोई अन्य, उसका शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। समस्या चाहे धन से संबंधित हो, चाहे भाषा से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो उसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। उसके बाद है आपका आर्थिक समानता की स्थापना। भारत में जो आर्थिक असमानता प्रचलित है उसे राजनीति भी दूषित होती है। हमारे देश के अंदर कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा गरीब है, इससे राजनीति भी दूषित होती है। समस्या तो आर्थिक होती है, समस्या तो धन संबंधी होती है, बेरोजगारी से संबंधित होती है, परंतु रूप राजनीतिक बन जाता है, लेकिन उसका रूप राजनीतिक ले लेता है। इसलिए भारत में इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर हो सके और सभी लोगों को रोजगार मिल सके। भ्रष्टाचार को दूर करना। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर करना आवश्यक है, यानी प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर करना भी जरूरी है। भाई भतीजावाद समाप्त होना चाहिए। जो भाई भतीजावाद की प्रथाएं है, यानी कि जिसके परिवार के सदस्य है ऊंचे ऊंचे पदों पर है या राजनीति में है, उनका जल्दी काम हो जाता है और जो गरीब व्यक्ति है उनका जल्दी काम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी फैली हुई है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। भारत का हर नागरिक के द्वारा राष्ट्र के जो प्रतीक है, जैसे आपका राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जब तक उनका सम्मान नहीं करेंगे लोग, उस टाइम तक एक अखंड भारत का, सभ्य भारत का निर्माण नहीं हो सकता। आर्थिक संतुलित विकास। राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी क्षेत्रों का योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया जाए। यह नहीं कि एक तो क्षेत्र ज्यादा डेवलपमेंट है और दूसरा क्षेत्र बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। तो एक प्लानिंग के अनुसार जिसका डेवलपमेंट हो चुका है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस क्षेत्र का भी योजनाबद्ध ढंग से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास
बड़ी तेजी से किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है उन क्षेत्रों के अंदर जो है तेज गति से विकास किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध। राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रों में सांप्रदायिक संगठनों एवं दलों पर कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। हमारे देश के अंदर जो दल सांप्रदायिकता के आधार पर बने हुए, धर्म के आधार पर बने हुए हैं, उन दलों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक हम एक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भाषाई समस्या का समाधान। राष्ट्र निर्माण के लिए भाषाई समस्या का समाधान अति आवश्यक है। देश के अच्छे निर्माण के लिए भाषा की समस्या को दूर करना भी जरूरी है। राज्यों का पुनर्गठन पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। राज्यों के जो पहले पुनर्गठन किया था, अगर राज्य की डिमांड है तो उसके ऊपर जो है विचार किया जाना चाहिए तथा जिन लोगों की भाषा को आधार मानकर न्याय संगत मांग है, जिन लोगों की उचित मांग है भाषा को लेकर, उस राज्य की स्थापना की जानी चाहिए, उस राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के अंदर निसंदेह राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या आज भी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। तो जो राष्ट्र निर्माण की समस्या है वो आज हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो राजनीतिक दल है वो काफी हद तक जिम्मेवार है, जो अपने संकुचित दृष्टिकोण के चलते राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते। वे जो अपना जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच छोटी है, उसके चलते जो है वे अपने राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते, अपने क्षेत्रीय हितों को ज्यादा महत्व देते हैं। वास्तविकता में सभी भारतीयों में राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रबल किया जाना चाहिए। सभी नेताओं के अंदर, सभी भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए, जिसे हम सामूहिक प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी मिलकर जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आपका जो है ये राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के कुछ उपाय हैं। तो राष्ट्र निर्माण वाले किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख करें अथवा राष्ट्र के विकास में सहायक 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्र निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व जो है इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यदि कोई राष्ट्रीय समुदाय विदेशी नियंत्रण के अधीन है तो ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। मान लीजिए कोई देश जो है किसी दूसरे देश का गुलाम है तो वो जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। सन 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तो राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण की कोई आशा नहीं की जा सकती थी। जब हम गुलाम थे उस टाइम पर जो है गुलामी के रहते रहते हम जो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते थे। अतः राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। सेकंड देखिए, उचित सार्वजनिक सत्ता। राष्ट्र निर्माण के लिए उचित सार्वजनिक सत्ता का होना अनिवार्य है, यानी कि एक राजनीतिक सत्ता होना जरूरी है। उचित सार्वजनिक सत्ता से अभिप्राय ऐसी संवैधानिक अथवा कानूनी शक्ति से है जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका अथवा रोष नहीं है। तो जो वैधानिक सत्ता है उसके बारे में लोगों में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि हिंसा अथवा असंवैधानिक साधनों द्वारा कुछ लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर सत्ता को अपने हाथों में जबरदस्ती ले लेते हैं, यानी कि उस राज्य पर जबरदस्ती तानाशाही निर्माण कर लेते हैं और साधारण लोग उस सत्ता को की वैधता को जो स्वीकार नहीं करते और आम जनता जो उस सत्ता की वैधता को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने सत्ता को शक्ति के बल पर प्राप्त किया है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। थर्ड देखिए, राष्ट्रीय भावना। किसी राजनीतिक समुदाय के निर्माण के लिए केवल बाहरी नियंत्रण की स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। मान लीजिए कि कोई राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए बाहरी स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना एवं भावना का होना जरूरी है। लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना का होना जरूरी है। जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ संबंधित होने का गर्व या भावना पैदा नहीं होती है तब तक लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना मुश्किल है। जब तक लोगों के मन के अंदर ही
देशभक्ति की भावना नहीं होगी, उस टाइम तक जो है एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, एक अखंड भारत का या अखंड देश का निर्माण नहीं कर सकते। भिन्नता में एकता की स्थापना। वर्तमान युग में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति तथा संस्कृति के आधार पर भिन्नता नहीं पाई जाती। वर्ल्ड का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों को बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं। ऐसे राज्य में भिन्नताओं के होते हुए भी एकता की स्थापना करना राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य तत्व है। तो ऐसे देशों के अंदर भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र निर्माण की एकता लानी जरूरी है। यानी लोगों के मन के अंदर देशभक्ति की भावना जब तक नहीं होगी, उस टाइम तक जो है हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। चाहे वे अलग धर्म के हैं, अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग कल्चर के हैं, उन सभी लोगों के मन के अंदर जो है राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय भावना का होना जरूरी है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को किन चुनौतियों का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें जो है कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला है शरणार्थियों की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शरणार्थियों की समस्या एक विकट समस्या थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर जो है हमारे देश के सामने शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के बाद बड़े बड़े शहरों और गांव में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो हमारे देश के अंदर जो है धर्म के नाम पर जो है शहरों में भी, गांव में भी जो है दंगे शुरू हो गए थे। दोनों ओर से अल्पसंख्यक अपने अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी जनसंख्या कम थी, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो है दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे थे। शरणार्थियों को निकालने के लिए प्रत्येक प्रकार के साधन का प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि जो शरणार्थी थे उनको निकालने के लिए हर तरह के साधनों का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या इससे भी विकट थी। लेकिन शरणार्थियों को दोबारा से बसाना जो है ये और भी भयंकर समस्या थी, और भी विकट समस्या थी। विस्थापियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने राहत कार्यों का आयोजन किया। जो शरणार्थी थे उनको पुनर्वास के लिए जो है भारतीय सरकार ने काफी प्रयत्न किए, काफी कोशिश की। पुनर्वास कार्य ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर किए। यानी जो शरणार्थी हैं, जो आए हुए हैं, उनको दोबारा से बसाने के लिए शहरों के स्तर पर भी, गांव के स्तर पर भी भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए गए। दूसरा, रियासतों का विलय। दूसरी कठिनाई भारतीय रियासतों का विलय था। दूसरी समस्या जो हमारे जो रियासतें थी, देसी राजा रजवाड़ों की जो रियासतें थी, उनको भारत के अंदर शामिल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा के अनुसार रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी कि जो राजा महाराजाओं के अधिकार क्षेत्र में आते थे, जैसे ही देश की आजादी की बात हुई तो अंग्रेजी सरकार का जो है उनके ऊपर जो नियंत्रण था वो खत्म हो गया। अब वे पाकिस्तान या भारत के साथ मिलने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी। अब अंग्रेजों ने कह दिया था आप चाहे भारत के अंदर मिलना चाहे भारत में मिल सकते हो, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अकेले स्वतंत्र रहना चाहे तो वो अकेले स्वतंत्र रह सकते हैं। यह समस्या बड़ी विकट एवं गंभीर थी। तो ये जो है जब तक वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी नहीं मिल जाते उस टाइम तक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर वे स्वतंत्र रहते हैं तो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो एक अखंड भारत के निर्माण में मतलब कठिनाई पैदा कर रही थी। जब तक ये रियासतें भारत पाकिस्तान किसी में नहीं मिल जाती उस टाइम तक जो है अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता था। तो बच्चों आज आपके सामने जो है मैंने चैप्टर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन समझाए हैं। इनको जो आपने अच्छी तरह याद करना है, कॉपी में भी लिखना है, और मैं आशा करता हूं कि आप जो है अपने घर पर सही ढंग से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।